नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पोता अपने दादा को किसी औरत के साथ कमरे में देखकर हक्का बक्का रह गया। दोनों का ऐसा क्या राज था कि पोतों के पैरों तले जमीन निकल गई। उस दिन अमन थका होने के कारण ऑफिस से घर जल्दी आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रजनी घर पर नहीं है, लेकिन दादाजी के कमरे से किसी के बोलने की आवाजें आ रही थी। उसने सोचा शायद दादाजी होंगे, किसी से फोन पर बातें कर रहे होंगे। लेकिन जब किसी औरत के बोलने की आवाज आई तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर दादाजी के कमरे में कौन है। अमन दादाजी के कमरे के पास पहुंचा तो उसने वहां का नजारा देखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह तुरंत ही पीछे पाँव वापस आ गया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे दादाजी 70 साल की उम्र में ये सब करेंगे। शाम होते होते रजनी भी घर का राशन और सब्जियां लेकर आ गई। रजनी सारा सामान रखने में लग गई और शाम का खाना बनाने लगी। वह बार बार मेन गेट की तरफ देख रही थी कि अमन अभी तक घर नहीं आए, क्योंकि रजनी काम की व्यस्तता के कारण अपने बेडरूम में जाकर देख ही नहीं पाई। उसे लग रहा था कि अमन ऑफिस से घर आए ही नहीं है, जबकि उसे मालूम था कि अमन 1 सप्ताह के लिए टूर पर गया था, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा थकान थी और वह रजनी से कहकर गया था कि वह आज ऑफिस में रिपोर्ट सबमिट करके घर जल्दी आ जाएगा। उसने अमन को फ़ोन लगाया, ये पता करने के लिए कि वह अभी तक घर क्यों नहीं आए, तो अमन के मोबाइल की आवाज़ उसके बेडरूम से आई। रजनी ने वहां जाकर देखा तो अमन अपने बिस्तर पर बिना कपड़े चेंज किए ही सो गया था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, थक तेरी पगली कहेंगी, बिना सोचे समझे ही फोन कर दिया। अच्छा हो गया कि अमन ने फोन नहीं उठाया, वरना वो मुझ पर कितना हंसते। ऐसा कहते हुए वह अपने कमरे से निकलकर फिर से किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी दादाजी बाहर से घर आए और हाथ मुंह धोकर रजनी से चाय बनाने को कहा। रजनी बोली, दादाजी आप कहाँ गए थे? दादाजी ने रजनी के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह उदास लग रहे थे। रजनी ने चाय बनाई और दादाजी को देकर वह 1 कप चाय अमन के लिए और 1 कप अपने लिए लेकर अपने बेडरूम में गई। अमन को जगाया और चाय देते हुए कहा, अरे अमन, आप कब आ गए थे? मैं तो आपको फोन लगा रही थी। अमन ने भी रजनी के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। रजनी ने सोचा अमन अधिक थकान और अभी अभी सोकर उठने के कारण कुछ बोलने के मूड में नहीं होगी, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और अमन के साथ चाय पीकर दोनों का कप लेते हुए दादाजी का कप भी उठाते हुए किचन में चली गई। जब तक खाना बनकर तैयार हुआ तब तक अमन भी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया और दादाजी भी आ गए। अमन और दादाजी दोनों ही अनमने से थी। रजनी बीच बीच में बोले जा रही थी, उसका जवाब अमन या दादाजी हाँ या ना में ही दे रहे थे। जब सभी का खाना हो गया तो रजनी रसोई समेटने चली गई। दादाजी अपने कमरे में और अमन अपने कमरे में चला गया। अमन रजनी के कमरे में जाने से पहले ही सो गया था। रजनी ने सोचा शायद अधिक थकान के कारण अमन सो गए हैं। उसने दादाजी के कमरे में पानी ले जाकर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन अमन सोकर भी नहीं उठा था कि रजनी के मायके से फोन आ गया कि उसकी माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई है और उन्हें बहुत चोट आई है। उसने अमन को जल्दी से जगाया और बताया कि माँ को चोट आई है, इसलिए जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर चलो। अमन ने भी जल्दी से कपड़े पहने और रजनी के साथ अस्पताल चल दिया। दादाजी ने देखा आज घर पर कोई नहीं है तो उन्होंने अपनी विधवा भाभी को अपने घर बुलाया और अपने कमरे में ले गए। अंदर जाकर उन्होंने दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दी और दोनों बातें करने लगे। दादाजी की भाभी ने बताया कि जब से उनके बड़े भाई समान दोस्त का निधन हुआ है, बहू और बेटा ने तो
उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। पहले पति के रहने से उनका इतना रुतबा था कि बेटा क्या, बहू भी थर थर कांपती थी। लेकिन उनके जाते ही अब मेरी उस घर में कोई इज्जत नहीं रह गई है। बहू तो रूखी सूखी 2 रोटी और बची कुची सब्जी मेरे लिए डाल देती है, लेकिन बेटा तो बहू का ऐसा बर्ताव देख कर भी कुछ नहीं कहता। और जब तुम्हारे भाई साहब थे तब तो मेरे हर हुक्म का तुरंत पालन किया जाता था, हर फरमाइश पूरी की जाती थी। लेकिन आज तो। इतना कहकर दादाजी की भाभी उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। दादाजी ने उस दिन की तरह आज भी उन्हें सहलाते हुए कहा, चुप हो जाओ भाभी जी, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी ने दिन भर अपनी भाभी से बातें की और शाम होने से पहले उन्हें उनके घर छोड़ने जा ही रहे थे कि रजनी ने उन्हें देख लिया कि दादाजी किसी बूढ़ी औरत के साथ बातें करते हुए जा रहे हैं। उसने अमन से कहा, गाड़ी रोकी। अमन ने गाड़ी रोकी तो देखा आज भी दादाजी उसी बूढ़ी औरत के साथ घूम रहे हैं। रजनी बोली, क्या आप जानते हैं ये बूढ़ी औरत कौन है जो दादाजी के साथ घूम रही है? अमन का माथा भी ठनक गया उन्हें देखकर, और उसने रजनी को बताया कि वह औरत कल भी हमारे घर आई थी और दादाजी और वह दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे जैसे। इतना कहकर वह गुस्से में गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ जाने लगा। रजनी ने दौड़कर जाकर अमन का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज अमन, यहाँ रोड पर कोई तमाशा मत कीजिए। जो कुछ भी कहना है घर पर जाकर कहना, प्लीज अभी चुपचाप चलो। अमन ने रजनी की बात मान ली और दोनों गाड़ी में बैठकर घर आ गए। शाम को अंधेरा होने के बाद दादाजी घर पर आए। अमन और रजनी खाना खाने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। दादाजी पहले की तरह भजन गुनगुनाते हुए नहीं, बल्कि चुपचाप घर में आए और हाथ मुंह धोकर सीधे अपने कमरे में चले गए। अमन और रजनी दादाजी को देखते रह गए। रजनी ने आवाज भी लगाई, दादाजी दादाजी, लेकिन वह कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाकर बिस्तर पर लेटकर एक कागज को उठाकर पढ़ने लगे। अमन ने एक खिड़की से देखा कि दादाजी एक कागज को पढ़कर आंसू पोंछे जा रहे हैं, तो उसे भी गुस्सा आया। अमन को लगा इस बुढ़िया ने दादाजी को लेटर दिया होगा। हो सकता है दादाजी उस बुढ़िया से पहले प्यार करती हूँ और अब दादी के ना रहने से उन्हें मौका मिल गया है उस बुढ़िया के साथ मजे करने का। वह गुस्से में तमतमाया हुआ अपने कमरे की ओर जा रहा था कि रजनी ने इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो अमन ने रजनी का हाथ पकड़कर दादाजी के कमरे की खिड़की के पास ले गया और इशारा करते हुए कहा, देखो अपनी आंखों से अंदर का नजारा। रजनी ने देखा दादाजी उस कागज में लिखे शब्दों को पढ़कर आंसू बहा रहे हैं और वह बीच बीच में उसे चूमते जा रहे हैं। रजनी को भी लगा कि जरूर लव लेटर है जिसे उस बुढ़िया ने ही दिया होगा। उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया और सभी लोग भूखे ही सो गए। रोज तो अमन सुबह जल्दी नहीं उठता था, लेकिन उस दिन सुबह जल्दी उठ गया। तब तक दादाजी भी जाग गए थे। रजनी भी नहा धोकर अमन के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी में थी। उसके पहले उसने दादाजी की चाय बनाई और दादाजी को चाय देते हुए कहा, दादाजी आपकी तबीयत ठीक तो है ना? रात को आपने खाना क्यों नहीं खाया और ना ही कुछ बताया आपने? खाना नहीं खाया इसलिए हम दोनों ने भी खाना नहीं खाया। क्या बात है दादाजी, बताइए ना। उतने में ही अमन भी वहां पहुंच गया और बोला, बात क्या होगी? अब दादाजी को भी उनकी कोई खासी दोस्त मिल गई होगी जो समय समय पर उन्हें खिला पिला देती होगी, इसलिए अब तुम्हारे हाथ का खाना उन्हें पसंद नहीं आता। दादाजी कुछ बोलने ही वाले थे कि अमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर रोकने का इशारा करते हुए कहा, मैं जानता हूँ दादाजी, दादी के रहते जो अरमान आपने पूरे नहीं किए वह अब इस उम्र में दूसरी औरत के साथ रंगरेलियां मनाकर पूरी करना चाहते हो। अरे हमारी नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो कर लिया होता। अभी आपकी उम्र हमारे बच्चों के साथ खेलने की है, लेकिन आपकी हरकतें ही। कहते हुए
वह वापस बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि दादाजी बोले, बेटा अमन रुको। अमन बोला, मुझे बेटा मत कहिए दादाजी, और अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना, और जल्दी से बाहर निकल गया। दादाजी हाथ ऊपर करके खड़े ही रहे थे कि धड़ाम से वहीं गिर पड़े। रजनी ने अमन को जोर से चिल्लाया, अमन जल्दी आइए, दादाजी गिर गए हैं। अमन दौड़कर वहां गया और दादाजी को उठाया। दादाजी का बीपी लो हो गया था और हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। रजनी और अमन ने तेल से उनकी हथेली और पैर के तलवे में मालिश की और दवाई दी, जिससे कुछ देर बाद दादाजी का स्वास्थ्य सामान्य हुआ। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन रजनी जल्दी उठकर घर के सारे काम करने के बाद नहा धोकर दादाजी के लिए चाय लेकर उनके कमरे में गई तो देखा कि दादाजी अपने कमरे में नहीं है। उसने इधर उधर देखा, बाथरूम में जाकर देखा, लेकिन दादाजी उसे कहीं भी नहीं दिखे। उसने फिर थोड़ी देर बाद दादाजी के कमरे में फिर से जाकर देखा तो वहां टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। रजनी ने लेटर पर रखे पेपर वेट को हटाया और वह लेटर पढ़कर रोते हुए अमन के पास गई। उसने अमन को हिलाते हुए जगाया और रोते हुए बोली, अमन हमने क्या कर दिया? बिना सोचे समझे दादाजी के ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अमन भी नींद में से हड़बड़ा कर उठा और बोला, क्या हुआ रजनी? रजनी ने वह लेटर अमन को देते हुए कहा, खुद ही पढ़ लो। अमन ने पढ़ा तो उसकी आंखों से भी आंसू की झड़ी लग गई। दरअसल दादाजी ने जल्दी जल्दी में अपना लिखा हुआ लेटर खुद ही लेकर चले गए और अपने बड़े भाई सामान दोस्त का लिखा हुआ लेटर वहीं छोड़कर चले गए, जिसमें लिखा था, प्रिय दोस्त रामपाल, मेरे मरने के बाद अपनी माँ समान भाभी का ध्यान रखना। मुझे मालूम है कि मैंने इतनी संपत्ति कमाई है कि मेरा पूरा परिवार 7 पुश्तों तक खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। फिर भी मेरे जाने के बाद पता नहीं बेटा बहू विमला के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, और तुझसे तो मेरी और विमला की हालत छुपी नहीं है। वह दिल की मरीज है, उसे थोड़े भी स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मेरे भाई, मेरे जाने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरे पर पूरा भरोसा है कि तू मेरी विमला का पूरा ध्यान रखेगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। तुम्हारा बड़ा भाई दोस्त प्रताप। अमन ने पूरा लेटर पढ़ने के बाद रुआसी आवाज में रजनी से कहा, चलो जल्दी से दादाजी को ढूंढने चलते हैं। रजनी बोली, ठीक है, और दोनों दादाजी को ढूंढने निकल पड़े। जहां जहां दादाजी के मिलने की उम्मीद थी वे दोनों सभी जगह ढूंढने के लिए गए, लेकिन दादाजी का कहीं भी पता नहीं चला। जब वे दोनों निराश होकर वापस अपने घर जा रहे थे कि एक पेड़ के नीचे दादाजी और उनकी भाभी पानी पीते हुए मिले। दोनों ने वहां जाकर रोते हुए दादाजी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। दादाजी को आश्चर्य हुआ कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। दादाजी की भाभी ने इशारे से पूछा, ये क्या हो रहा है? दादाजी ने भी इशारे से ही कहा, मुझे नहीं मालूम। फिर दादाजी ने दोनों को अपने हाथ का सहारा देते हुए उठाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? अमन ने वह लेटर अपने जेब से निकालकर दादाजी की ओर बढ़ाते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए दादाजी, अब हमें सारी सच्चाई का पता चल गया है। विमला जी गुस्से से दादाजी की ओर देखते हुए बोली, तुमने ये लेटर अमन को दे दिया? मैंने तो तुम्हें कसम दी थी ना कि इस लेटर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दादाजी ने अपने बैग की जेब से लेटर निकालते हुए देखा तो उन्हें पता चला कि उनका लिखा हुआ लेटर तो वह स्वयं लेकर आ गए हैं, जबकि उसको घर पर छोड़ना था, जिस पर उन्होंने लिखा था कि बेटा अमन, मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने या लेने मत आना, कुछ दिनों बाद मैं खुद ही आ जाऊंगा। लेकिन गलती से उनके दोस्त के द्वारा लिखा लेटर घर पर छूट गया। ये सच्चाई जानकर विमला बहुत गुस्सा हुई कि रामपाल जी ने अपना वादा नहीं निभाया। फिर रामपाल जी ने उनसे माफी मांगी और कहा, गलती से जल्दी जल्दी में ऐसा हो गया। विमला जी भी समझ रही थी कि इस उम्र में वह भी तो कई चीजों को भूल जाती हैं। वैसे ही रामपाल जी से भी हुआ होगा। अमन ने पूछा, दादाजी अब हमें तो सब बातें पता चल ही गई हैं, प्लीज अब बता भी दीजिए कि आप दोनों कहाँ जा रहे हो।
तब विमला ने कहा, बेटा, अब जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल ही गई है तो सुनो। तुम्हारे दादाजी के दोस्त अर्थात मेरे पति ने वसीयत लिखवाई है। उसे हम वकील के पास लेने जा रहे हैं। मेरे पति की मृत्यु के बाद वकील साहब ने मुझसे पूछा था कि वसीयत के बारे में बेटा बहू को बता दिया जाए, तो मैंने ही मना कर दिया था। लेकिन अब बेटा बहू की बेरुखी के कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। अमन बोला, तो दादी, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं आपको उनके पास लेकर जाता। विमला जी ने रुआसी होते हुए कहा, बेटा, हमने जो निर्णय लिया है शायद तुम दोनों नहीं मानती, इसलिए हमने तुम्हें बताना भी उचित नहीं समझा। रजनी बोली, कैसा निर्णय दादाजी? दादाजी बोले, बेटी, दरअसल भाभी जी ने ये निर्णय लिया है कि भाई साहब ने जितने भी संपत्ति कमाई है उसे भाभी जी के नाम पर कर दिया है और लिखवाया है कि ये जिसे देना चाहे उसे दे सकती है। मैंने भी इनकी बेटी बहू को बहुत समझाने की कोशिश की कि उन्हें अपनी बूढ़ी माँ का इतना अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें इस उम्र में इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेकिन उनकी बहू ने तो साफ साफ कह दिया है, या तो उस घर में ये रहेंगी या वह रहेंगी। अगर भाभी जी उस घर में से नहीं निकली तो वह अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली जाएगी और रोज रोज उनके घर पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक दिन तो इनके बेटे ने इन पर हाथ उठाया और हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। और जब उन्होंने कहा कि वह कहाँ रहेंगी तो उसने कहा, कहीं भी जाओ और भीख मांग कर खाओ। उस दिन भाभी जी हमारे घर आई। इत्तेफाक से तुम दोनों उस दिन घर पर नहीं थे। हम दोनों ने उस दिन भर सोचा और इस निर्णय पर पहुंची कि उन्हें सारी संपत्ति को वृद्धाश्रम में दान कर दे, ताकि इनकी जैसी और भी कई सताई हुई माओं का उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सुखपूर्वक समय व्यतीत हो सके, उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिल सके। अमन ने सैल्यूट करते हुए कहा, वाह दादाजी, मुझे फक्र है कि मैं आपका पोता हूँ। मेरे तो माँ बाप नहीं हैं, तो मैं सब कुछ आपको ही मानता हूँ। और उनकी इतनी समझदारी माँ के रहते हुए उन्होंने इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। ऐसे लोगों को तो ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। चलिए, हम दोनों भी आपके निर्णय का सम्मान करते हैं, क्यों रजनी? तो रजनी ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। सभी लोग प्रसन्न मन से अमन की कार में बैठकर वकील साहब के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। तो वकील साहब ने भी उनके निर्णय का सम्मान किया। लेकिन विमला देवी ने कहा, वकील साहब, मैं एक माँ भी हूँ, इसलिए हमारी जितनी भी संपत्ति है उसका 1/3 भाग मेरे बेटे के लिए छोड़ दीजिए और बाकी की सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम को दान कर दीजिए। वकील साहब ने ऐसा ही किया और विमला जी और रामपाल जी दोनों वृद्ध आश्रम चले गए। वृद्धाश्रम जाने से पहले अमन और रजनी ने दादाजी को बहुत रोका कि वह वृद्ध आश्रम ना जाए। लेकिन दादाजी ने कहा, बेटा, उस लेटर में भाई साहब ने क्या लिखा है तुमने पढ़ा ना, इसलिए मुझे भाभी जी के साथ जाना ही होगा। तो अमन और रजनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह समय समय पर जाकर उनसे मिलते रहते। वृद्धाश्रम में विमला जी और रामपाल जी दोनों का बहुत मान सम्मान होने लगा। कुछ दिनों बाद विमला जी के बेटे बहू को पता चला कि उनकी अथाह संपत्ति माँ के नाम थी और उन्होंने सिर्फ 1/3 संपत्ति छोड़कर सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम में दान कर दी है। तो वह दोनों माथा पकड़कर बैठ गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि जिस माँ ने या पिता ने जन्म दिया है उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। वरना विमला जी के बेटों को तो ये घमंड था कि इस बुढ़िया को क्या मालूम हमारी कितनी संपत्ति है, और पिताजी के मरने के बाद तो सारी संपत्ति मेरी ही है। उसे ये मालूम नहीं था कि समय का चक्र अगर कभी भी उल्टा हो सकता है और घमंड टूट भी सकता है, जो उनके साथ हुआ। वे दोनों वृद्ध आश्रम में जाकर अपनी माँ से माफी मांगकर सारी संपत्ति वापस लेने के लिए निकले ही थे कि रास्ते में ही उन्हें अमन मिल गया और उसने बताया उसकी दादाजी और मेरे दादाजी ने एक दिन के आगे पीछे संसार को अलविदा कहकर दादाजी के पास स्वर्ग में चले गए। दोनों ने जब ये बात सुनी तो फूट फूट कर रोने लगे
अमन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अंकल आप पछता हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? आपको पता है ना, मेरी दादाजी ने भी आपको समझाया था। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, लेकिन हम उस समय समझ नहीं पाए थे। अंकल जी की बातों को अमन ने कुटिल मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा और कहा, यही ना कि दादी जी आपके पिताजी की अथाह संपत्ति की मालकिन है। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, हमें माफ कर दो। अमन बोला, अंकल जी, जिसे माफी मांगना था वह तो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब तो आपको वहीं जाकर माफी मांगनी होगी। दोनों पश्चाताप के आंसू लिए अपने घर वापस आ गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।